नमस्कार दोस्तों, EFE ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, और उस टॉपिक का नाम है आज वृद्धि एवं विकास। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर मैं आपको एक साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो जो हमारा वृद्धि एवं विकास आपको इस पीपीटी में जो दिख रहा है, इस पीपीटी के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि वृद्धि एवं विकास का मतलब क्या होता है कि एक बालक प्रारंभ में जब बालक का जन्म होता है तो कुछ इस प्रकार से उसकी आकृति होती है, उसकी संरचना होती है। थोड़े समय बाद उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, फिर उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, फिर उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, और ये श्रृंखला कब तक चलती रहती है? जब तक बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता। ऊपर आप फीमेल का चित्र देख रहे हो और नीचे आप मेल का चित्र देख रहे हो। दोनों के वृद्धि एवं विकास को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसके अंतर्गत समझाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वृद्धि एवं विकास का सीधा सीधा तात्पर्य क्या हुआ कि वृद्धि एवं विकास परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? यह एक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो किससे प्रभावित होती है? जो वातावरण से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? वातावरण से प्रभावित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो उसके किससे सबसे ज्यादा उसके वातावरण से प्रभावित हो रही है। किससे प्रभावित होती है? सबसे ज्यादा उसके वातावरण से प्रभावित होती है। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये व्यक्ति का विकास उत्तरोत्तर क्रमिक श्रृंखलाबद्ध चलते रहने वाला प्रक्रिया है या चलते रहने वाली प्रोसेस है। इसका मतलब परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो वातावरण से प्रभावित हो और उसका जो क्रम हो वो कैसा हो? उसका क्रम एक क्रमिक हो, स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। क्या कहेंगे उसे हम वृद्धि एवं विकास कहेंगे। देखिए किस प्रकार से होता है। आपने देखा है, मैंने बताया है अभी आपको कि ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। और अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जो बालक का विकास होता है, बालक के विकास के मुख्य रूप से दो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक पार्ट होता है हमारा प्री नेटल डेवलपमेंट। कौन सा होता है? प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जन्म से पूर्व का विकास। और प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? जन्म से पूर्व के विकास का मतलब क्या हुआ कि बालक का सबसे पहले विकास किसमें होगा? सबसे पहले विकास होगा हमारा बीजावस्था में। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज। कौन सी स्टेज कहते हैं? इसे हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज। दूसरा, जर्मिनल स्टेज के बाद में बालक का विकास कौन सी स्टेज में होता है? जर्मिनल स्टेज के बाद में बालक का विकास होता है एम्ब्रियो स्टेज में। कौन सी स्टेज में होता है? एम्ब्रियो स्टेज में होता है। और एम्ब्रियो के बाद में बालक का विकास किसमें होगा? एम्ब्रियो के बाद में बालक का विकास फीटस स्टेज में होगा, गर्भावस्था में होगा। तो जो पीछे वाली डेफिनेशन थी, पीछे वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि परिवर्तनों की एक श्रृंखला। बिल्कुल जी, परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला है परिवर्तनों की एक श्रृंखला। पहले बालक के बीज का निर्माण हो रहा है, अंडे का निर्माण हो रहा है, फिर बालक का भ्रूण बन रहा है और उसके बाद में बालक के गर्भ का विकास हो रहा है। तो ये क्या है? ये परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो वातावरण से प्रभावित होती है। और किस प्रकार की है? क्रमिक है। क्रमिक का मतलब बीजा अवस्था से वो कहां पर एंटर करेगा बालक? बीजा अवस्था से भ्रूणावस्था, और भ्रूणावस्था के बाद में बालक कहां एंटर करेगा? गर्भावस्था में वो एंटर करेगा। देखिए, जन्म के बाद किस प्रकार से बालक का विकास होता है? जन्म के बाद बालक का विकास कैसे हो रहा है? जन्म के बाद बालक के विकास की कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था है। उसके बाद में बालक बाल्य अवस्था में एंटर करता है। उसके बाद में बालक किशोर अवस्था में एंटर करता है। फिर बालक प्रौढ़ावस्था में एंटर करता है और अंत में बालक वृद्धावस्था में
एंटर करता है। तो जन्म से पूर्व के विकास की 3 अवस्थाएं और जन्म के बाद के विकास की 5 अवस्थाएं, ये दोनों चीजें क्या कह रही हैं? ये दोनों चीजें ये कह रही है कि जो मानव का विकास होता है, मानव का विकास की एक अवस्था उसे दूसरी अवस्था से अधिक बलवान बनाती है। क्या बनाती है? अधिक बलवान बनाती है। बालक के विकास की एक अवस्था उसकी दूसरी अवस्था से क्या बनाती है? उसकी दूसरी अवस्था से अधिक बलवान बनाती है। बालक के विकास की एक अवस्था उसकी दूसरी अवस्था से उसे क्या बनाती है? अधिक बलवान बनाती है। क्या बनाती है? अधिक बलवान बनाती है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव में होने वाले इस सारे विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य उसे वर्तमान वातावरण में अनुकूलित व समायोजित करना है। इसका मतलब वृद्धि एवं विकास का पूर्ण तात्पर्य ये हुआ कि वृद्धि एवं विकास एक विकासात्मक परिवर्तन है। क्या है? एक डेवलपमेंटल चेंज है जो क्या करेगा? जो व्यक्ति को वर्तमान वातावरण में अनुकूलित करेगा और उसे समायोजित करेगा। इसका मतलब विकास की जो एक अवस्था होती है, देखिए ये बालक के विकास की कुछ अवस्था है, उसके बाद में बालक के विकास की अवस्था ये हुई, उसके बाद में ये हुई, उसके बाद में ये हुई और अंत में कहां तक पहुंचा बालक? यहां तक पहुंचा। तो बालक क्या कर रहा है? बालक के विकास की पहली अवस्था इस दूसरी अवस्था को ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। मतलब पहली जो अवस्था है, जो उसकी अवस्था जा चुकी है, वो दूसरी अवस्था को धक्का लगाती है, उसे मजबूत बनाती है। दूसरी अवस्था उसकी तीसरी अवस्था को मजबूत बनाएगी। इसका मतलब विकास की एक अवस्था उसे दूसरी अवस्था में, या विकास की एक अवस्था उसके अगले वाली स्टेप को क्या बनाती है? अगले वाली स्टेप को अधिक बलवान बनाती है, अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसलिए वृद्धि एवं विकास मानव में होने वाला क्या है? मानव में होने वाला विकासात्मक परिवर्तन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक को वातावरण में समायोजित करना व वातावरण के अनुसार ढलने में उसे योगदान देना। किसका तात्पर्य होगा? विकास का तात्पर्य होगा। आगे हम समझते हैं, कुछ परिभाषाएं हमारे पास में है। वृद्धि एवं विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं से हमें वृद्धि एवं विकास के बारे में कुछ ज्यादा समझ में आएगा। परिभाषा क्या है? एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैसेल। गैसेल क्या कहते हैं कि व्यवहारात्मक संकेत विकास के सर्वाधिक परिचायक होते हैं। इसका मतलब बालक के विकास का जो निर्धारण किया जाएगा, या बालक के विकास के जो सूचक होते हैं, जो बालक के विकास के बारे में सूचना देते हैं कि बालक का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बालक के विकास की सूचना देने वाले तत्व कौन होंगे? बालक के विकास की सूचना देने वाला तत्व बालक का व्यवहार होगा। क्या होगा? बालक का व्यवहार होगा। आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं? गैसेल ये कहते हैं कि विकास वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा व्यापक है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है और सीमित रचना में, सीमित संख्या में क्या किया जा सकता है? सीमित संख्या में उसका मापन किया जा सकता है। इसका मतलब विकास वृद्धि की अपेक्षा क्या है? विकास वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है। क्या है? ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य ये होता है कि विकास की जो प्रक्रिया होगी, विकास की प्रक्रिया में क्या क्या होगा? विकास की प्रक्रिया में अवलोकन होगा, विकास की प्रक्रिया में मूल्यांकन होगा और विकास की प्रक्रिया में सीमित मात्रा में क्या किया जाएगा? उसका मापन भी किया जा सकता है। तो ये हमारे किसकी परिभाषा हो गई? ये हमारे गैसेल की परिभाषा हो गई। हरलोक क्या कहते हैं? हरलोक महोदया ये कहती है कि
कि जो हमारा वृद्धि एवं विकास होता है, उन्होंने सबसे ज्यादा बातचीत की वृद्धि के बारे में। और वृद्धि का तात्पर्य उन्होंने किससे लिया? वृद्धि का तात्पर्य उन्होंने मैच्योरिटी से बताया, परिपक्वता से बताया। किससे बताया? मैच्योरिटी से बताया, परिपक्वता से बताया। और क्या कहती है? बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि विकास वृद्धि तक सीमित ना होकर, कहां तक? वृद्धि तक सीमित ना होकर के ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों की तरफ निहित होता है जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परिपक्वता होता है। इसका मतलब विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? विकास का अंतिम लक्ष्य, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होगा? विकास का अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होगा। क्या होगा? विकास का अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होगा, मैच्योरिटी होगी। जो क्या करता है? जो क्या करता है? परिपक्व यदि बालक हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद में उस बालक में क्या दिखाई देंगी? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताओं का प्रकटीकरण होता है। किसका प्रकटीकरण होता है? नवीन विशेषताओं का व नवीन योग्यताओं का प्रकटीकरण होता है। हरलोक महोदया बड़ी अच्छी डेफिनेशन देती हैं कि विकास वृद्धि तक सीमित ना होकर के ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताओं का प्रकटीकरण होता है। क्या होता है? नवीन विशेषताओं व नवीन योग्यताओं का प्रकटीकरण होता है। नेक्स्ट, सोरेनसन क्या कहते हैं? देखिए, सोरेनसन ने विकास का जो तात्पर्य बताया है, विकास का तात्पर्य किससे बताया है? विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से बताया है। किससे बताया है? गुणात्मक परिवर्तन से बताया है, क्वालिटी चेंजेस से बताया है, गुणात्मक परिवर्तन से बताया है। क्या कहता है सोरेनसन? ये कहता है कि विकास का तात्पर्य किससे होता है? या विकास परिपक्वता व कार्य परक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना व स्वरूप में हो रहे गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होती है। इसका मतलब विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट सूचक होता है। वृद्धि का तात्पर्य केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ क्वांटिटेटिव परिवर्तन के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज में भी होता है। मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। किससे होता है? मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है। तो सोरेनसन ने विकास का तात्पर्य किससे बताया है? सोरेनसन ने विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से बताया है। किससे बताया है? गुणात्मक परिवर्तन से बताया है। जो क्या कहता है? ऐसा गुणात्मक परिवर्तन जो किसके कारण? परिपक्वता के कारण, और उसकी कार्यपरक मतलब उसके काम करने के तरीके में सुधार आने के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रक्रिया है, जिसका कैसा स्वरूप होता है? जिसका स्वरूप गुणात्मक भी होता है, जिसका स्वरूप परिमाणात्मक भी होता है, परिमाणात्मक भी होता है। आगे परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। ईरा गार्डन विकास का तात्पर्य किससे लगाती है? ईरा गार्डन विकास का तात्पर्य पूर्णता से लगाती है। किससे लगाती है? ईरा गार्डन विकास का तात्पर्य पूर्णता से लगाती है। और क्या कहती है? कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म से होता है तथा तब तक चलती रहती है जब तक उसमें पूर्णता नहीं आ जाती। इसका मतलब विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होगा? जन्म से होगा। और कब तक चलेगा? जब तक हम लोग पूरी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि विकास जो होता है, विकास व्यक्ति का अधिकतम संगठन
मतलब विकास व्यक्ति को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक चरण दूसरे चरण को एक साथ कड़ी में बिठा के लेके चल रहा है कि भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं तो तू भी मेरे साथ साथ चल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकतम संगठन तथा एकीकरण की, किसकी, अधिकतम संगठन तथा एकीकरण की पूर्णता की प्राप्ति या पूर्णता की प्रक्रिया है। तो इरागार्डन ने विकास का तात्पर्य किससे बताया है, इरागार्डन ने विकास का तात्पर्य पूर्णता से बताया है। किससे बताया है, पूर्णता से बताया है। आगे अगर हम लोग विकास को सीधे तरीके से समझने की कोशिश करें तो विकास और वृद्धि को दोनों हम एक साथ लेके चल रहे हैं। देखिए विकास क्या कहता है, विकास का अर्थ यह होता है कि जिसमें अधिक प्रोन्नति हो, अधिक उन्नति हो। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक प्रकटीकरण होता है और उसमें अधिक परिपक्वता पाई जाती है। इसका मतलब विकास का स्वरूप क्या होता है, विकास का स्वरूप व्यापक होता है और वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप सीमित होता है। क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप सीमित होता है। ये क्या होती है, ये समय के अनुरूप, समय के अनुरूप उन सभी परिवर्तनों को दर्शाता है, उन सभी परिवर्तनों को दर्शाता है जो मात्रात्मक मापन ना होकर के, मतलब उसमें मात्रात्मक परिवर्तन तो शामिल होगा ही होगा, इसके अलावा उसके निश्चित व्यवहार और प्रतिरूप को भी वो व्यक्त करेगा। मतलब मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। जैसे बालक के सामाजिक विकास का यदि हम तात्पर्य आपको बताएं तो बालक के सामाजिक विकास का तात्पर्य किससे माना गया है, बालक के सामाजिक विकास का तात्पर्य इससे माना गया है कि ऐसा नहीं है कि बालक की कोई इंच या पौंड में उसकी लंबाई बढ़ गई तो बालक का सामाजिक विकास हो गया। जी नहीं, बालक के सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होगा कि बालक का जो सामाजिक विकास है उसका सीधा सीधा तात्पर्य उसकी दूसरों के साथ की गई अंतः क्रिया के रूप में देखा जाएगा कि वह बालक दूसरों के साथ अपने व्यवहार को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, वह दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संबंध किस प्रकार से स्थापित करता है, उसका तात्पर्य किससे होगा, उसका तात्पर्य सामाजिक विकास से होगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि वृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक व एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। इन सभी बातों को एक हमारे अमेरिकन बाल मनोवैज्ञानिक थे, उन अमेरिकन बाल मनोवैज्ञानिक का नाम था अर्नाल्ड गैसेल। क्या नाम था, अर्नाल्ड गैसेल। अर्नाल्ड गैसेल क्या कहते हैं, अर्नाल्ड गैसेल ये कहते हैं कि वृद्धि वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं का कार्य है। विकास के लिए वातावरण का होना आवश्यक है। विकास की यह व्याख्या व्यक्ति की आंतरिक कार्य प्रणाली द्वारा संगठित किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वृद्धि एवं विकास को एक जगह लेकर के आए हैं और क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास के बारे में, वृद्धि एवं विकास के बारे में ये क्या कहते हैं कि वृद्धि एवं विकास वातावरण की उपज का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है, वातावरण की उपज का परिणाम होता है, वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है, जिसका स्वरूप कैसा होता है, जिसका स्वरूप संगठित होता है। जिसका स्वरूप कैसा होता है, जिसका स्वरूप संगठित होता है। अतः वृद्धि एवं विकास व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट करने, मतलब हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी कैपेसिटी छिपी हुई है जो उन हिडन कैपेसिटी को बाहर निकालने तथा उसे आगे बढ़ाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
विकास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? विकास को हम मुख्य रूप से बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने वाली शक्ति तथा उसे आगे बढ़ाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं वृद्धि एवं विकास की परिभाषाओं को समझाने की आपको कोशिश करूं तो देखिए, वृद्धि एवं जो विकास है हमारा, वृद्धि एवं विकास का सीधा सीधा तात्पर्य किससे था? वृद्धि एवं विकास का सीधा सीधा तात्पर्य किससे था? वृद्धि एवं विकास का सीधा सीधा तात्पर्य परिवर्तनों की एक श्रृंखला से था। और कैसी श्रृंखला से? क्रमिक श्रृंखला से, श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला से, जिसके बारे में क्या कहा गया है? जिसके बारे में यह कहा गया है कि जो बालक का डेवलपमेंट होगा, बालक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो किस प्रक्रिया से होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। प्री नेटल डेवलपमेंट में आपने देखा कि सबसे पहले बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर गर्भावस्था, जन्म के बाद शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसका मतलब बालक पहले बालक का जन्म से पूर्व विकास होगा और उसके बाद बालक का जन्म के बाद में विकास होगा। और इस सभी चीजों का, इस सारी प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? इस सारी प्रक्रिया का मतलब होगा कि उस बालक को वातावरण में क्या करना? उस बालक को वातावरण में समायोजित करने में सहायता प्रदान करना, उसे उस वातावरण में ढालने में सहायता प्रदान करना किसका काम होगा? वृद्धि एवं विकास का काम होगा। और सबसे अच्छी बात क्या कहते हैं? सबसे अच्छी बात आपको अगर निष्कर्ष रूप में निकालनी है तो क्या कह रहा है कि विकास का जो एक चरण है वो दूसरे चरण को क्या बनाता है? विकास का एक चरण दूसरे चरण को ज्यादा मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? ज्यादा मजबूत बनाता है। गैसेल ने वृद्धि एवं विकास की परिभाषा किस रूप में बताई है? विकास को वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा व्यापक बताया है। हरलोक ने विकास का अंतिम लक्ष्य परिपक्वता को बताया है और बालक में नवीन विशेषताओं तथा नवीन योग्यताओं के प्रकट होने को बताया है। सोरेनसन ने विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से बताया है और अभिवृद्धि की अपेक्षा इसे गुणात्मक स्वरूप को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया है। ईरा गार्डन ने विकास का तात्पर्य पूर्णता से बताया है। किससे बताया है? पूर्णता से बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब विकास का स्वरूप तो क्या हुआ? विकास का स्वरूप तो हो गया व्यापक और वृद्धि का स्वरूप क्या हो गया? वृद्धि का स्वरूप हो गया सीमित। क्या हो गया? सीमित हो गया। इसीलिए वृद्धि एवं विकास को क्या माना गया है? वृद्धि एवं विकास को एक दूसरे का पूरक माना गया है तथा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड माना गया है, एक दूसरे से अंतर संबंधित माना गया है। बाल मनोवैज्ञानिक भी क्या कहते हैं? क्या नाम था? अर्नाल्ड गैसेल भी ठीक बात कहते हैं कि विकास का तात्पर्य किससे होगा? व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट करने से होगा और उसे आगे बढ़ाने से होगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि का मतलब किससे होता है। देखिए, एक हमारी मनोवैज्ञानिक थी जिनका नाम था श्रीमती हरलोक महोदया। श्रीमती हरलोक महोदया क्या कहती हैं? श्रीमती हरलोक महोदया ये कहती हैं कि जो वृद्धि का संबंध होगा, वृद्धि के संबंध का या वृद्धि की 4 मुख्य विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना और नए लक्षणों का प्रकटीकरण होना। श्रीमती हरलोक महोदया वृद्धि की 4 विशेषताएं बताती है कि आकार में परिवर्तन, जैसे बालक का जन्म हुआ तो जब बालक का जन्म हुआ तो उसकी लंबाई थोड़ी थी, उसकी लंबाई कुछ इंचों में थी। धीरे धीरे उसकी लंबाई इंचों से किस में बदली? इंचों से उसकी लंबाई ज्यादा अधिक बढ़ने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। छोटे छोटे अंग थे, उनके अनुपात में भी परिवर्तन हुआ। पुराने लक्षणों का लोप होना, आपने देखा हो, आपने सुना है, देखा है, समझा है हमने कि जो एक व्यक्ति होता है, एक जो मानव होता है, उसके अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो हम ऐसा मानते हैं
कि मानव का विकास बंदर से हुआ है, बंदर से वो आदि मानव में प्रकट हुआ और आदि मानव से वो किसमें, मानव के रूप में प्रकट हुआ। तो आप जानते हैं कि बंदर के पूंछ होती थी, परंतु धीरे धीरे समय के उपरांत उस पूंछ का क्या हो गया, उस पूंछ का लोप हो गया। इसका मतलब वृद्धि में किसको शामिल किया जाएगा, वृद्धि में पुराने लक्षणों के लोप होने को शामिल किया जाएगा और नए लक्षणों के प्रकटीकरण को भी शामिल किया जाएगा। जैसे एक बालक का जन्म हुआ और बालक का जन्म होने के बाद आप देखते हो कि उसके जो खूब सारे अंग हैं, वो खूब सारे अंग जन्म के बाद में बालक में दिखाई देते हैं। जैसे बालक का जन्म हुआ तो बालक के जन्म के समय दांत नहीं होते, तो दांतों की उत्पत्ति कब होती है, जन्म के बाद में होती है। बालक के भौहें नहीं होती है तो बालक की भौहें भी कब आती हैं, जन्म के बाद में आती हैं। इसका मतलब हरलोक महोदया ये कहना चाहती हैं कि वृद्धि का संबंध चार चीजों से, आकार में परिवर्तन से, अनुपात में परिवर्तन से, पुराने लक्षणों के लोप होने से और नए लक्षणों के प्रकटीकरण से किसका तात्पर्य होगा, वृद्धि का तात्पर्य होगा। और इन चार चीजों का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें, तो जो हमारा ग्रोथ होगा, इस ग्रोथ का तात्पर्य किससे होगा, इस ग्रोथ का तात्पर्य होगा बालक में होने वाले केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन से होगा। किससे होगा, शारीरिक परिवर्तन से होगा, फिजिकल चेंज से होगा। और शारीरिक परिवर्तन का तात्पर्य शरीर के भागों का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, लंबाई व भार का बढ़ना। इसका मतलब वृद्धि के अंतर्गत कौन सा पार्ट आएगा, वृद्धि के अंतर्गत केवल और केवल शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन आएगा। किसमें आएगा, शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। दूसरी बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विकास का तात्पर्य किससे होता है। देखिए, विकास का तात्पर्य किससे होता है, विकास का तात्पर्य होता है शारीरिक परिवर्तन से। विकास का तात्पर्य होता है मानसिक परिवर्तन से। किससे होता है, मानसिक परिवर्तन से। विकास का तात्पर्य किससे होता है, विकास का तात्पर्य होता है सामाजिक परिवर्तन से। विकास का तात्पर्य किससे होता है, सांवेगिक परिवर्तन से। और विकास का तात्पर्य किससे होता है, नैतिक परिवर्तन से। इसका मतलब शारीरिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि एक बालक की लंबाई में और एक बालक के भार में वृद्धि होना। किसमें वृद्धि होना, बालक की लंबाई और भार में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक परिवर्तन कहलाएगा। बालक के चिंतन करने की क्षमता का विकास होना, बालक के चिंतन करने की क्षमता का विकास होना, बालक के तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होना और बालक के आईक्यू लेवल का विकास होना, बालक की बुद्धि का विकास होना, मानसिक परिवर्तन। तीसरा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना। जैसे आपने कोटेशन सुनी होगी कि मैन इज ए बायोलॉजिकल एनिमल बट व्हेन ही लिव्स इन सोसाइटी देन ही बिकम्स सोसाइटल मैन। मनुष्य एक जैविक प्राणी है, परंतु जब वह समाज में रहता है तो समाज में रहने के परिणाम स्वरूप वह जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। इसका मतलब एक बालक के सामाजिक मूल्यों को सीखना, बालक के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना, सामाजिक परंपराओं को अपनाना, सामाजिक प्रथाओं के अनुसार काम करना क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सांवेगिक परिवर्तन, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बालक का रोना, हंसना, बालक में भय की भावना होना, सुखी होना, बालक का दुखी होना किससे संबंधित हो जाएगा, सांवेगिक परिवर्तन से संबंधित हो जाएगा या इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएगा। और नैतिक परिवर्तन का तात्पर्य किससे होगा, नैतिक परिवर्तन का तात्पर्य होगा सही और गलत में अंतर करना, उचित व अनुचित में अंतर करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विकास का तात्पर्य किससे हो जाएगा, विकास का तात्पर्य अभिप्रेरणा,
व अनुभव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरणा व अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले क्रमिक विकास जिसका अंतिम लक्ष्य क्या हो, परिपक्वता हो, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा विकास। इसका मतलब विकास के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, विकास के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन, मतलब विकास किसमें शामिल होता है, विकास में क्या शामिल होती है, विकास में वृद्धि भी शामिल होती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि विकास वृद्धि का व्यापक रूप है, वृद्धि विकास का संकुचित रूप है। वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का संकुचित रूप है और विकास वृद्धि का व्यापक रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि भी किसमें शामिल होगी, वृद्धि भी विकास में शामिल होगी। और विकास का सीधा सीधा तात्पर्य क्या हुआ, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप बालक में होने वाला क्रमिक विकास जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता हो। देखिए, हमने समझा है कि वृद्धि क्या होती है, हमने समझा है कि विकास क्या होता है। अब हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वृद्धि एवं विकास इन दोनों में अंतर क्या होता है, वृद्धि एवं विकास इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, वृद्धि का जो अर्थ होता है वो संकीर्ण होता है। कैसे होता है, संकीर्ण इसलिए होता है कि वृद्धि का संबंध किससे होता है, वृद्धि का संबंध केवल और केवल शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से होता है। किससे होता है, वृद्धि का तात्पर्य केवल और केवल बालक की शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से होता है। जबकि विकास का तात्पर्य किससे होगा, विकास का तात्पर्य व्यापक स्वरूप से होगा। व्यापक स्वरूप का मतलब क्या हो गया, व्यापक स्वरूप का मतलब यह हो गया कि वृद्धि भी किसमें शामिल होगी, विकास में शामिल होगी। इसलिए विकास का स्वरूप क्या होता है, विकास का स्वरूप व्यापक होता है। वृद्धि का संबंध किससे होता है, एक पक्ष से होता है। किससे होता है, एक पक्ष से। एक पक्ष का मतलब केवल और केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना। जबकि विकास का तात्पर्य बहुपक्षीय होता है, मतलब मल्टी डायमेंशन होता है। विकास क्या होता है, विकास मल्टी डायमेंशन होता है, बहुपक्षीय होता है। वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। कितने समय के बाद, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालक की वृद्धि 20 साल के बाद नहीं होती, कई मानते 30 साल के बाद नहीं होती, कई मानते कि 35 साल के बाद नहीं होती, परंतु वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जबकि विकास क्या होता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है, जब तक 4 लोग आपको उठा के नहीं ले जाएंगे तब तक विकास चलता रहेगा। इसलिए डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का संबंध किससे होता है, वृद्धि का संबंध मात्रा से होता है। किससे होता है, क्वांटिटी से होता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा का मतलब जैसे भार का बढ़ना, किसका बढ़ना, भार का बढ़ना, भार का बढ़ना, अंगों का विकास होना, लंबाई का बढ़ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मात्रा कहते हैं। जैसे बालक का भार 5 किलो था, कितना हो गया, 10 किलो हो गया। तो ये क्या है, ये हमारी मात्रा है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्वांटिटी है। जबकि विकास क्या होता है, जबकि विकास मात्रात्मक व गुणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। अगर किसी चीज की मात्रा है या किसी चीज का परिवर्तन मात्रा से होता है तो हम मात्रा को क्या कर सकते हैं, हम मात्रा को माप सकते हैं। इसलिए वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मापनीय होती है। जबकि विकास क्या होता है, जबकि विकास मूल्यांकनीय होता है। क्या होता है, विकास मूल्यांकनीय होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मापनीय होती है।
विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि सार्वभौमिक होती है या निरपेक्ष होती है। इसका मतलब वृद्धि के ऊपर समय एवं स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बालक का जन्म जयपुर में हुआ है, एक बालक का जन्म दिल्ली में हुआ है, एक बालक का जन्म कोलकाता में हुआ है और एक बालक का जन्म जर्मनी में हुआ है, एक बालक का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है, तो क्या देखोगे, उन सभी बालकों की वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। उनका भार भी बढ़ेगा, उनकी लंबाई भी बढ़ेगी। इसलिए वृद्धि क्या होती है, इसलिए वृद्धि सार्वभौमिक होती है, जबकि विकास क्या होता है, विकास सापेक्ष होता है। समय एवं स्थान के अनुसार क्या होता है, समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप देखिए, एक तो अपने शहर का डेवलपमेंट देखिए, एक दूसरे शहर का डेवलपमेंट देखिए, या आप उसको एक साधारण तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि एक तो आप अपने क्षेत्र का जो बालक है उसकी मेंटेलिटी को देखिए, और एक जो दूसरे क्षेत्र का बालक है, जो डेवलपमेंट सेक्टर जो हमारे हैं, जो डेवलपमेंट जो हमारे जहां पर पूर्ण विकास हो चुका है उन स्टेट का, उन बालकों की सोच देखो, और एक पिछड़े बालकों की, एक पिछड़े राज्यों के बालकों की सोच देखो, तो क्या पता चलेगा, उनका सामाजिक तरीका भी अलग होगा, उनका रहन सहन भी अलग होगा, उनका बोलचाल का भाषा भी अलग होगी, उनका नैतिक विकास भी अलग होगा, उनका सांवेगिक विकास भी क्या होगा, अलग होगा। इसलिए वृद्धि क्या होती है, वृद्धि सार्वभौमिक होती है, जबकि विकास क्या होता है, समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है, समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य का मतलब हमें जो चीज दिखाई देती है, लंबाई बढ़ेगी दिखाई देगा, अंगों का विकास होगा दिखाई देगा, भार बढ़ेगा दिखाई देगा। इसलिए वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जबकि विकास कैसा होता है, विकास बाह्य व आंतरिक दोनों होता है। क्या होता है, विकास बाह्य व आंतरिक दोनों होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, या वृद्धि में कोई क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है। कई बार आप देखते हो 3 साल के बालक की अचानक से लंबाई बढ़ जाएगी, और कई बार आप देखते हो 20 साल का बालक भी 5 साल के बालक से छोटा दिखाई देगा। इसका मतलब वृद्धि में क्या नहीं पाई जाती, वृद्धि में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, या वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि विकास का लक्ष्य क्या होता है, विकास का लक्ष्य होता है। और विकास का लक्ष्य मैंने आपको क्या बताया था, विकास का लक्ष्य क्या होता है, देखिए, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता को प्राप्त करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वृद्धि का स्वरूप या वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का लक्ष्य होता है। क्या होता है, विकास का लक्ष्य होता है। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, वृद्धि का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में किया जाएगा, विकास व्यापक अर्थ में। वृद्धि एक पक्षीय होती है, विकास बहुपक्षीय होता है। वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, विकास का संबंध मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। वृद्धि मापनीय होती है, जबकि विकास मूल्यांकनीय होता है। विकास का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि विकास सकारात्मक दिशा में हुआ है या नकारात्मक दिशा में हुआ है। वृद्धि सार्वभौमिक होती है, जबकि विकास समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है, समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास क्या होगा, विकास बाह्य व आंतरिक होगा। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का लक्ष्य होता है। क्या होता है, विकास का
लक्ष्य होता है। देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और अगर मैं बहुत सीधे तरीके से आपको ये बात समझाऊं तो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होंगे। कौन कौन से कारक होंगे? पहला कारक होगा हेरिडिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत हमारी शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारा नर्वस सिस्टम किसके अंतर्गत आएगा? हमारे नर्वस सिस्टम का निर्धारण, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्धारण और हमारी शारीरिक संरचना का निर्धारण किससे किया जाता है? उसका निर्धारण किया जाता है आनुवंशिकता से। किससे किया जाता है? उसका निर्धारण किया जाता है आनुवंशिकता से। जबकि विकास का योगदान, जबकि दूसरा कारक कौन सा हो गया? दूसरा कारक हो गया हमारा वातावरण या पर्यावरण। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन कौन से हो गए? दो प्रमुख कारकों में पहला कारक हो गया आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और दूसरा कारक कौन सा हो गया? दूसरा कारक हो गया वातावरण। वातावरण का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद बालक का निवास स्थान कौन सा है, बालक कौन से वातावरण में रह रहा है। तो वृद्धि एवं विकास के बारे में यह कहा गया है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो प्रमुख कारक होते हैं। कितने प्रमुख कारक होते हैं? दो प्रमुख कारक होते हैं। और उन दो प्रमुख कारकों के बारे में वुडवर्थ व स्किनर क्या कहते हैं? वुडवर्थ व स्किनर ये कहते हैं कि बालक का विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण का क्या है? पर्यावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल है या दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका मतलब D बराबर क्या हो गया? D बराबर H गुणा E। D का मतलब हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? हेरिडिटी का मतलब हो गया आनुवंशिकता। और एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया? एनवायरमेंट का मतलब हो गया वातावरण। एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया? एनवायरमेंट का मतलब हो गया वातावरण। तो जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास किस किस का परिणाम होगा? वुडवर्थ व स्किनर के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण का गुणनफल होगा। क्या होगा? आनुवंशिकता व पर्यावरण का गुणनफल होगा। नेक्स्ट समझते हैं कि इन दो कारकों के अलावा और अन्य कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, इन दो कारकों के अलावा अन्य कारक, एक तीसरा कारक आता है जिसे हम कहते हैं पारिवारिक परिस्थितियां। पारिवारिक परिस्थितियों का मतलब क्या हुआ कि बालक जिस परिवार में रहेगा, बालक को जैसी पारिवारिक परिस्थितियां मिलेंगी, बालक का विकास भी वैसा ही होगा। यदि बालक के माता पिता डेली काम पर जाते हैं, मजदूरी करके आते हैं, मजदूरी करने के बाद में घर पे जब वो आते हैं और घर पे आने के बाद में वो पिंट्या पीते हैं, पिंट्या का मतलब लिटिल पैक मार लेते हैं और वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक बालक तो है ये। दूसरा बालक जिसके माता पिता सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं और वो पिंट्या पीते हैं, परंतु वो चुपचाप अपने एक रूम में बैठ करके आराम से वो सारे काम करते हैं। तो आप क्या देखोगे? जिस बच्चे के माता पिता बाहर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा भी क्या सीखेगा? बच्चा भी सेम बात सीखेगा। और जिसके माता पिता आराम से सारे काम कर रहे हैं, बच्चा भी क्या सीखेगा? बच्चा भी उसी आदत को अपनाएगा। इसलिए बच्चे के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक कौन सा हो गया? बच्चे के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक हो गया हमारा पारिवारिक परिस्थितियां। इसका मतलब जैसा पारिवारिक वातावरण वैसा ही बच्चे का विकास होना। चौथा कारक कौन सा होता है? चौथा कारक होता है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब होता है
कि सेक्सुअल डिफरेंसेस करना, सेक्स डिफरेंशिएट करना, कि लड़का और लड़की में अंतर करना, कि तू लड़की है तो ये काम करेगी, तू लड़का है तो ये काम करेगा। लड़की का विकास उसी अनुसार होगा और लड़के का विकास भी उसी अनुसार होगा। इसलिए वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक क्या होता है? नेक्स्ट कारक होता है लिंग भेद, यानी लड़का व लड़की में अंतर करना क्या कहलाएगा? लिंग भेद कहलाएगा। रोग एवं चोट, मान के चलिए कि किसी बालक को कोई आनुवंशिक रोग है, जैसे आपने महारानी विक्टोरिया का नाम सुना होगा, और महारानी विक्टोरिया को खून का थक्का नहीं जमता था। क्यों नहीं जमता था? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया नामक रोग था। क्या था? हीमोफीलिया नामक रोग था। तो यदि बालक में कोई आनुवंशिक रोग है तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। और मान के चलिए कि बालक मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है और मोटरसाइकिल चलाते चलाते उसे कोई चोट लग गई, क्या हो गई? उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना घटित हो गई, तो बालक का वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। और दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि उस बालक का पैर काटना पड़ गया। तो जब बालक का पैर काटना पड़ गया तो क्या होगा? बालक का पैर काटना पड़ गया तो उसका शारीरिक विकास क्या हो गया? रुक गया। इसलिए रोग एवं चोट भी किसको प्रभावित करती है? रोग एवं चोट भी बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, कल्चर, संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है कि जैसा आपको सामाजिक मूल्य आपको सिखाएंगे, बालक का विकास भी ऐसा ही होगा। एक हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है और एक हमारी भौतिकवादी संस्कृति है। आध्यात्मिक संस्कृति हमें ये कहती है कि आज जो है उसमें से कुछ पैसा कल के लिए बचाइए, क्योंकि कल आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। और भौतिकवादी संस्कृति क्या कहती है? यावेत जीवेत सुखेत जीवेत ऋण कृत्वा घी पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण लेकर भी घी पियो। मतलब आध्यात्मिक संस्कृति किसी भी चीज का संचय करना सिखा रही है और भौतिकवादी संस्कृति किसी भी चीज का जो आपके पास है उसे पूरा खर्च करो, ये सिखाती है। तो आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि जो दोनों कल्चर में बालक पैदा हुआ है उनकी सोच में भी क्या मिलेगा? उनकी सोच में भी अंतर मिलेगा। फिर शुद्ध हवा व प्रकाश। शुद्ध हवा व प्रकाश का मतलब है कि मान के चलिए कि एक बालक है जो पोल्यूशन वाले इलाके में रहता है, जहां पर खूब सारा प्रदूषण है, खूब सारा प्रदूषण है, वहां पर खूब सारा पोल्यूशन है, और एक बालक है जो ग्रामीण इलाके में रहता है। तो आप क्या देखोगे? दोनों की जो लाइफ स्पेन होती है, जो जीवन अवधि होती है, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। जो बालक पर्यावरण के दूषित होने वाले वातावरण में रह रहा है या दूषित वातावरण में रह रहा है, उसकी आप लाइफ स्पेन क्या देखोगे? उसकी आप लाइफ स्पेन ये देखोगे कि उस बालक के जो मरने की उम्र होगी वो लगभग 55 से 60 के बीच में होगी या 55 से कम होगी। और जो व्यक्ति ग्रामीण इलाके में रहता है उसकी लाइफ स्पेन थोड़ी उससे बेटर होगी और उसको कोई रोग एवं कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए शुद्ध हवा व प्रकाश भी किसको प्रभावित करती है? शुद्ध हवा व प्रकाश भी बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा पोषण। पोषण का मतलब है जैसा खाओगे वैसा दिखेगा। मतलब आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, वैसा ही आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, वैसा ही आपका अन्य डेवलपमेंट होंगे। इसलिए बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया? पोषण। जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं, कि कोई घटित हो गई, कोई सूरजमुखी थी, वो सूरजमुखी किसी दूसरे के साथ भाग गई, तो बालक का मेंटल डेवलपमेंट क्या हो गया? बालक का मेंटल डेवलपमेंट, बालक का मानसिक विकास डिस्टर्ब हो गया। तो जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं भी किसको प्रभावित करती हैं? जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं भी बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत आपने क्या समझा है? वृद्धि एवं विकास का जो हमारा ओवरव्यू था, वृद्धि एवं विकास का जो हमारा इंट्रोडक्शनरी जो पार्ट था, जो हमारा प्रस्तावना का पार्ट था, उसमें आपने क्या सीखा है? उसमें आपने ये सीखा है
कि वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य क्या होता है। वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य परिवर्तनों की श्रृंखला से होता है, जो कैसी श्रृंखला है, जो क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध है, जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जन्म से पूर्व का विकास आपने देखा है और जन्म के बाद का विकास आपने देखा है। मानव में ये जितना भी परिवर्तन होता है, मानव का जो वृद्धि एवं विकास है, वृद्धि एवं विकास बालक को वातावरण में क्या बनाएगा, बालक को वातावरण में अनुकूलित बनाएगा और समायोजित करेगा। इसका मतलब विकास की एक अवस्था उसे दूसरी अवस्था से अधिक बलवान बनाती है, या विकास की पहली अवस्था दूसरी अवस्था को ज्यादा मजबूत बनाती है। गैसेल ने विकास को वृद्धि की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। हरलोक ने विकास का तात्पर्य परिपक्वता से बताया। सोरेनसन ने गुणात्मक परिवर्तन से बताया। ईरा गार्डन ने पूर्णता से बताया। तो विकास व्यापक होता है और वृद्धि सीमित होती है। वृद्धि एवं विकास क्या होते हैं, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। ठीक बात कौन कहता है, अर्नाल्ड गैसेल भी कहता है कि व्यक्ति की क्षमताओं को प्रकट करना और उसे आगे बढ़ाने का काम किसके अंतर्गत शामिल होगा, विकास के अंतर्गत शामिल होगा। तो वृद्धि का संबंध किससे हुआ, वृद्धि का संबंध हुआ बालक की शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से। किससे हुआ, वृद्धि का संबंध हुआ बालक की शारीरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन। और हरलोक महोदया क्या कहती हैं, हरलोक महोदया ये कहती हैं कि बालक की वृद्धि का तात्पर्य किससे होगा, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना और नए लक्षणों का प्रकटीकरण होना। विकास का तात्पर्य किससे होगा, विकास का जो कॉन्सेप्ट है, विकास के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें शामिल होंगी, विकास में हमारा शारीरिक परिवर्तन भी शामिल होगा, मानसिक परिवर्तन भी शामिल होगा, सामाजिक परिवर्तन भी शामिल होगा, सांवेगिक परिवर्तन भी शामिल होगा और नैतिक परिवर्तन भी शामिल होगा। इसका मतलब अभिप्रेरणा व अनुभव के परिणाम स्वरूप बालक में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या हो, परिपक्वता हो, क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो देखिए, वृद्धि एवं विकास में हमने अंतर देखा है। एक पक्षीय वृद्धि होती है, बहुपक्षीय विकास होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का मूल्यांकन होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप बाह्य व आंतरिक होता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक आनुवंशिकता और वातावरण, और दोनों का योगदान कितना कितना होगा, दोनों का योगदान 50-50% होगा। 50-50% दोनों योगदान करेंगे बालक के वृद्धि एवं विकास में। तो दो प्रमुख कारक, और वुडवर्थ और स्किनर क्या कहते हैं कि बालक का विकास आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसके अलावा ये कुछ अन्य कारक होते हैं, जैसे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक होगा पारिवारिक परिस्थितियां, लिंग भेद, रोग एवं चोट, संस्कृति, शुद्ध हवा एवं प्रकाश, पोषण व जीवन की घटनाएं व दुर्घटनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि वृद्धि एवं विकास का जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था, जो प्रस्तावना का जो पार्ट था, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।